अपडेट नहीं हुआ है। मैं डायरेक्टर साहब को बोलता हूँ कि कुछ ही देर में वो अपडेट करें ताकि मेरा जो सवाल है वो मैं देख पाऊँ। एनीवे, सो फार जो मार्केट्स में की ट्रिगर्स थे या क्रूशियल चीज़ें थी जिन पर आज बातचीत होनी ज़रूरी है, उसमें अगर आप बात करना चाहेंगे तो आज आईटी शेयर, जिसमें कुछ सेक्टर में वैल्यूएशन है, इनफैक्ट 2 ही सेक्टर जिनकी मैं 3 दिन से बात कर रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी वैल्यू दिखाई पड़ रही है इधर, या फिर आप वो देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक आईटी और एक सीमेंट, ये 2 नाम थे जहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए, अच्छा, मेरे पास आ गया सवाल जवाब और अब शुरुआत करता हूँ सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल जो मुझे दिखाई पड़ रहा है उसके लिहाज से आप बजाज फिनसर्व विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब का है। चक्रवर्ती साहब, पहली चीज़ तो इसमें एक 14 तारीख क्रूशियल डेट है वो, जिसमें स्प्लिट और बोनस आने वाला है। स्प्लिट बोनस के बाद जब ये एडजस्टमेंट हो जाएगा तो बजाज ग्रुप की सबसे बड़ी इक्विटी इसी कंपनी की होगी। वैसे ये ग्रुप अब तक बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में परफॉर्म नहीं करके गया। जिस तरह का इसका नाम है, जिस तरह का प्रोडक्ट प्रोफाइल है और जिस तरह का कामकाज है, ये ग्रुप ने तक उस तरह की परफॉर्मेंस दी नहीं है। आप इसके सामने किसी बड़े ग्रुप को रखना चाहेंगे तो आप हीरो मोटो को अपन भी रादर नहीं दी, लेकिन बजाज ग्रुप ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, डाइवर्सिफाइड ज़्यादा बड़ा है, उसके बावजूद परफॉर्मेंस ऐसी आई नहीं है। तो अगर वो स्प्लिट बोनस हो भी जाएगा तो बहुत इंपैक्ट आएगा नहीं लॉन्ग टर्म में। नियर टर्म में प्रेशर रहेगा बजाज फिनसर्व के ऊपर। तो आप इसलिए बजाज फिनसर्व अगर एडजस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो एडजस्टमेंट में बहुत समय के लिए लेकर रखना चाह रहे तो ले लीजिए, वरना नीचे मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं। बहुत कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा क्योंकि कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के बाद हर स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आता है। टाटा स्टील उसका एग्जाम्पल है, IEX उसके एग्जाम्पल है। तो बहुत कुछ खोने के लिए शायद है नहीं, तो आप वेट कर लें, ज़्यादा बेटर। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो फिर तो आप बोनस लीजिए आराम से और नीचे मिल जाए एवरेज भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक फॉर लॉन्ग टर्म, सत्य प्रकाश साहब का सवाल है। सत्य प्रकाश सर, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के नंबर मैंने लास्ट देखे थे, नंबर क्वार्टर बेसिस तो ठीक थे। आज एक आउटलुक भी आया था जिसमें जुबिलेंट इंग्रेवी और लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोनों के आउटलुक को इंप्रूव किया। एक ब्रोकरेज हाउस का नोट था तो उन्होंने तो इसमें तेज़ी की बात बोली है, नंबर्स ठीक हैं, केमिकल में पिकअप भी आ रहा है, रियलाइजेशन भी बेटर हो रहे हैं, क्रूड भी नीचे आ रहा है जिनका इनपुट कॉस्ट होता है। तो 2-3 क्वार्टर के नंबर तो ठीक ठाक थे, मतलब एक क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, दूसरे के थोड़े ख़राब थे, तीसरे के बहुत अच्छे थे, चौथे के स्टेबल थे। तो विद टाइम ये नंबर अगर एक स्टेबल नंबर भी आ जाए तो आपको एक नंबर मिल जाएगा कि उस नंबर को आप आधार मान लीजिएगा। एक बारी मुनाफा 100 करोड़, फिर अगली बार 190 करोड़, तीसरी बारी 90 करोड़, चौथी बार फिर 150 करोड़। तो एक एवरेज कहीं आ जाए जहाँ स्टेबल हो जाए नंबर, उसको आधार बाजार मान लेगा और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे इसको खरीदना है, कहाँ नहीं खरीदना है। तो सो फार आप बने रहें, अगर आपके पास है तो। नीचे मिल जाए तो बात अलग है, और नंबर्स पे क्रूशली एंड क्लोजली नज़र रखिएगा। ओके, क्रूड ऑयल के बारे में बताएं गौतम सर। क्या बताऊं मैं क्रूड ऑयल के बारे में? क्रूड 90s की रेंज में आ गया है, 90 के जोन्स को शायद कल से तोड़ा भी था, $88 के आसपास आ गया। क्रूड अगर तेज़ी पकड़ता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा ONGC, ऑयल इंडिया और वेदांता को, क्योंकि ये अपस्ट्रीम कंपनीज़ हैं। अपस्ट्रीम मतलब जो तेल को निकाल कर बेचती हैं। रिलायंस को भी, ये भी एक उनमें से एक है, लेकिन रिलायंस और ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है क्योंकि इसके पास पेट्रोल पंप भी है, तो इसको उसका नुकसान अगर वो नीचे भी आ जाएगा तो भी नुकसान नहीं होता, ये इसलिए दोनों तरीके से बेनिफिशियरी है। देन कम्स एक्सप्लोरेशन कंपनीज जैसे सेलन, जैसे अबान, जैसे दीप इंडस्ट्री, जैसे HOEC। क्रूड की तेज़ी में इनको फ़ायदा मिलता है। नुकसान OMCs को होता है, जो तेल बेचते हैं, जो खरीद के तेल बेचेंगे तो उनको महंगा खरीदना पड़ेगा। तो जितनी गैस कंपनीज़ हैं, गेल, पेट्रोनेट, क्योंकि दाल महंगी कर देगा तो पेट्रोनेट को तो फ़ायदा होता है लेकिन गेल को नुकसान होता है। तो गेल, IGL, गुजरात गैस, इनको नीचे पेट्रोल या जब प्राइसेस आते हैं तब फ़ायदा होता है, तो इनको आप उसमें ध्यान रखिए। क्रूड जिन जिन के लिए डेरिवेटिव है, हर पेट्रोल कंपनी, हर लॉजिस्टिक्स कंपनी, एविएशन कंपनी, माल ढुलाई कोई भी कंपनी, या टेलीकॉम कंपनी, क्योंकि डीजल बहुत इस्तेमाल होता है टेलीकॉम टावर्स में, तो ये कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो ये कुछ कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं क्रूड से रिलेटेड। जैसे जैसे क्रूड का मूवमेंट होगा वैसे वैसे इनका मूवमेंट होगा। गैब्रियल इंडिया 3,000 शेयर 126, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए चिराग सर, क्योंकि चलना शुरू ही हुआ है अभी। है ऑटो इंसलरी में मूवमेंटम आ ही रहा है, सिलेक्टिव ऑटो इंसलरी, और ये साल के ऊपरी स्तरों पर है, तो ये तेज़ी भी पकड़े रहेगा मेरे ख्याल से। 200 रुपये के आसपास से होता था, नीचे आया हुआ है, तो ठीक है, आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। क्वांटिटी बड़ी है तो ज़रा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव गेन के साथ निकलते रहिएगा। मान लीजिए 126 पे आपकी खरीदारी, 136 मिले थोड़ा पैसा निकाल लीजिए, 146 मिले थोड़ा और निकाल लीजिए, 156 मिले थोड़ा और निकाल लीजिए। तो ऐसे कर करके एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहिएगा। ओके, सुमित सर, शुड आई ऐड तानला प्लेटफॉर्म इज माई पोर्टफोलियो बिकॉज मैनेजमेंट
announced buyback at 1200 लेवल। दास साहब 1200 रुपये पर बायबैक आया और एक पुराना ट्रेंड मैंने नोटिस किया है इस बायबैक में। पहले तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रमोटर की नहीं, ये देखना पड़ेगा, शाम तो पता चल जाएगा इसका भी। अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट करें तो इसका मतलब वो बायबैक आपके लिए नहीं है, प्रमोटर के शेयर छोड़ने के लिए है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि बायबैक में कंपनी ने बायबैक किया लेकिन प्रमोटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो प्रमोटर अपना स्टेक दे सकते हैं बाजार में कंपनी को। तो प्रमोटर 1200 रुपये में शेयर बेच देंगे, 900 रुपये पे शेयर है, 1200 रुपये पे वो प्रमोटर कंपनी को बायबैक में टेंडर कर देगा और फिर कभी नीचे आएगा तो ऑफर दर ऐड कर सकता है। तो उनके लिए तो वैसे ही गया ना, विच इज़ लीगल इनफ। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि पहले उसमें प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, एक्सेप्टेंस रेशियो है कि नहीं, उनके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। दूसरा पार्ट कि मान लीजिए बायबैक के बाद यूजुअली ऐसा देखा गया कि हर कंपनी नीचे के दाम दिखाती है, क्योंकि बायबैक में जो टेंडर नहीं कर पाते हैं या बायबैक में जिनके टेंडर हो जाते हैं और बचे हुए शेयर वापस आते हैं वो बाजार में छोड़ते हैं, तो उससे शेयर वापस नीचे आता है। तो टीसीएस उसका एग्जाम्पल है, आप देखिए रहे 4500 रुपये बायबैक, इन्फोसिस एग्जाम्पल है, बायबैक के बाद नीचे आ गया, टीसीएस नीचे आ गया, यूजुअली ऐसा होता है। तो एक चांस आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़े समय के लिए अवॉइड भी कर देंगे तो ऐसा कोई बड़ा शायद लॉस ना खाएं, तो वेट एंड वॉच के लिए ज़्यादा बेटर है। ओके, कैन आई कंटिन्यू SIP इन इन्फोसिस? खुशहाल साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी SIP से ऊपर इसकी कॉस्ट ना निकले, मतलब आपकी कॉस्ट से ऊपर आपकी SIP ना जा रही हो। से आपने SIP शुरू करी इन्फोसिस की, इन्फोसिस नीचे आ रहा है, आपको SIP कंटिन्यू करना है, उल्टा बढ़ा देना है। जैसे जैसे SIP आप करते जा रहे हैं आपका कॉस्ट नीचे आता जाएगा, एक ऐसा लेवल आएगा कि इन्फोसिस स्टेबल हो जाएगा लेकिन आपकी SIP चलती रहेगी, वहाँ पर आपके इन्फोसिस की क्वांटिटी और बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि इन्फोसिस वापस चलना शुरू कर देगा और आपकी कॉस्ट से ऊपर आ जाएगा, आपको वहीं रुक जाना है। फिर आपको वेट करना है किसी और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में जहाँ आप जो नीचे आ रहा हो। बाजार में सारे शेयर एक दिन नहीं भागते हैं, सारे शेयर एक दिन नीचे नहीं गिरते हैं। तो जिस दिन अब जो नीचे आ रहा हो उसकी SIP शुरू कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन्फोसिस को कुछ दिन के लिए। फिर इन्फोसिस दोबारा आपके भाव से नीचे कभी आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, दूसरा इन्फोसिस की क्वालिटी के टक्कर का स्टॉक उठाइए, उसमें SIP शुरू कर दीजिए। तो ऐसे करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन भागते हुए शेयर में एटलीस्ट SIP ना करें अगर आपका नज़रिया 20 साल 10 साल 15 साल जैसा है। वरना ट्रेडर्स तो ये बोलते हैं, जो जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि तेज़ी में आप एवरेज करें, मंदी में एवरेज ना करें। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस को उल्टा मानता है कि आप मंदी में एवरेज करें अगर आपका नज़रिया बहुत लंबी अवधि का है और अगर आप क्वालिटी कंपनी को देख रहे हैं तो। वाई टाटा मोटर्स फॉलिंग? प्रणव साहब, सबसे बड़ा रेवेन्यू उठाता है टाटा मोटर्स UK एंड चाइना से, और दोनों ही डिस्टर्ब्ड मार्केट है सो फार। प्राइसेस भी बढ़े हैं UK में, जो ArcelorMittal ने कल बढ़ाए हैं, तो मेटल के प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट इन पर रहने वाला है। नया मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है वहाँ पर। एंसिलरी सप्लाईज भी हैं, जो कल एंड्योरेंस बातचीत कर रहा था, और जो सप्लाईज का शॉर्टेज इसकी वजह से इनका जो मतलब डिलीवरी टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरा चाइना का लॉकडाउन, 37 से 38% GLR का हिस्सा चाइना से आता है और करीब करीब इतना ही हिस्सा जो है यूरोप UK से उठाते हैं। तो दोनों ही प्रोमिनेंट मार्केट इनकी इस समय डैमेज्ड है, इस वजह से शायद इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी तो समय लगेगा, लेकिन ठीक है, नीचे के दाम वो सब कुछ डिस्काउंट कर ही लेंगे, तब आप देख लीजिएगा। विच टू इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? सोना, BLW, मुथूट फाइनेंस, ट्राइडेंट और सुबेक्स। अगर ये चार हैं तो सोना और मुथूट को आप जोड़िएगा, ट्राइडेंट और सुबेक्स को तो बिल्कुल ही नहीं, और ट्राइडेंट को उसके बाद, फिर आप मुथूट नहीं, फिर आप सोना को रख सकते हैं और फिर आप मुथूट को। तो पहली प्रायोरिटी में मुथूट, फिर सोना। दोनों के बिजनेस में मुथूट में तो ऑब्वियसली गोल्ड फाइनेंसिंग का लीडर है, इतनी पुरानी कंपनी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 171 टन गोल्ड अपने पास रखती है, एज एन लोगों के गोल्ड को लेके पैसा देते हैं, जिसमें 70% ये गोल्ड का पैसा देते हैं। तो इनके पास NPA तो होंगे ही नहीं कभी, क्योंकि गोल्ड तो इनके पास ऑलरेडी रखा हुआ है। और NPA या SME बिजनेस में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वो इनका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है तो उसमें भी इम्पैक्ट नहीं आता। और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से इनकी LTV का गैप और बढ़ जाता है। मान लीजिए इन्होंने गोल्ड लिया 50,000 रुपये तोले पर, और उसके एवज में लोन दिया इन्होंने 35,000 रुपया, और 35,000 गोल्ड की कीमत बढ़ के हो गई 55,000 रुपये, तो वो जो गैप है वो और इनके फेवर में आ जाता है। नीचे आने में नीचे भी नुकसान भी होता है, लेकिन ये ऑलरेडी सेफ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर की तरफ इनको ज़्यादा फायदा होता है, LTV इनकी इंप्रूव हो जाती है। तो फेस्टिव डिमांड आई रही है गोइंग फॉरवर्ड, और केरला सबसे बड़ा मार्केट है इनका, जो कि गोल्ड के लिए वैसी रिच है। इंडिया में ये धंधा रहेगा ही अभी कुछ टाइम तक, और बैंक्स और NBFC बिजनेस में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। क्लाइंट अच्छा है इनके पास, नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ा प्लेयर है गोल्ड फाइनेंसिंग का। बाकी PSU का उतरना इनके लिए रिस्की है, लेकिन ये मैनेजेबल, सो फार तो मैनेजेबल है इनके लिए।
अब रही बात सोना कॉमस्टार की, वहाँ पर बिजनेस ठीक है, क्लाइंट अच्छे हैं, एक ही कंसर्न है कि वो गोइंग फॉरवर्ड बिजनेस, पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है कि मैनेजमेंट ने बिजनेस को बढ़ा के और बेच दिया इन ईयर्स, तो ऐसा हुआ तो बात अलग है, लेकिन सो फार ये कंपनी ठीक ठाक कामकाज कर रही है एंसिलरी स्पेस में। बाकी दोनों एक केस में आप थोड़ा सतर्क रहेंगे कि ट्राइडेंट ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है जिस बिजनेस में है ये, उसके हिसाब से, और ये टेक्सटाइल सीजनल रहता है यूजुअली, और सुबेक्स के केस में पहले बहुत धोखे दिए इसने, तो इसको आप अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। सर व्यू ऑन LIC, इज इट कंसोलिडेटिंग अराउंड 650? वसीम सर, मैं मतलब मेरी सीमित जानकारी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि LIC का इक्विटी साइज़ भी आप एक बार देख लीजिए, 1, नंबर्स भी देख लीजिए, 2, इंश्योरेंस में प्राइवेट प्लेयर इतने अच्छे हैं उनको आप देख सकते हैं, LIC में ही क्यों जाना, अगर जाना है तो सरकारी कंपनी में आपकी तेज़ी हमेशा कैप रहेगी। कंटेनर कॉर्प में तेज़ी आ गई, न्यूज़ फ्लो आ गया, इसलिए चल गया, जैसे ही कुछ दिन होंगे कुछ न्यूज़ फ्लो ऊपर से नेगेटिव आ जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, नस्टिक से आ जाएगा नीचे के दाम पर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ कोई भी कॉल लीजिएगा। राज रतन वायर 1350 रुपये, इज इट बुल ट्रैप और जेन्युइन राइजिंग, कैन वी सी 2011 कभी? सर इसकी दास साहब, क्योंकि इक्विटी बहुत छोटी है तो इसमें ट्रैप के चांसेस कम ही है, एक तरफा चाल पहले दिखा चुका है जो ट्रैप वाला हिस्सा था, तो अब वो तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ठीक है, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नंबर्स अगर सपोर्टिव हैं किसी भी कंपनी के, तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तो आप उसके साथ 20 साल बने रहिए, 30 साल बने रहिए, 2-3 दशक बने रहिए, 2-3 सेंचुरीज बन जाइए, चलिए और बोलिए। बट अगर वो कंपनी के नंबर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, और 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, विद टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें कभी मत बने रहिए, चाहे वो कितना ही ल्यूक्रेटिव दाम क्यों ना हो। तो सो फार राजरतन का नंबर ठीक है, वैल्यू भी ठीक है, बिजनेस में मोनोपोली है, और क्योंकि टायर भागता तो ये भागते हैं, क्योंकि टायर में वायर ही डालते हैं, तो इसलिए चल रहा है। अब कहीं जाके फिर अटकेगा नेक्स्ट, तब तक के नंबर सपोर्टिव होंगे ही, तो 1-2 क्वार्टर और देख लीजिए, उसके हिसाब से कॉल लेते हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी आपको डाउट हो तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अपना कैपिटल एटलीस्ट बचा लें, पहली प्रायोरिटी कैपिटल प्रोटेक्शन, पैसा बन जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। भारत फोर्ज पे प्रमोद सर, आज ही गाबा सर ने राय दी अपनी लॉन्ग साइड पे, उनको 800 रुपये के टारगेट दिख रहे हैं, तो आप उसी राय को ही फॉलो कर सकते हैं। एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, एंसिलरी तेज़ी में भी है, डिफेंस में भी है, दोनों ही सेक्टर तेज़ी में सो फार, तो एक शायद कैरी फॉरवर्ड करेगा, कैचअप कर सकता है यहाँ पे, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर में हर्षद साहब, आज एक वो हुआ है, बोनस एडजस्टमेंट था, जिसकी वजह से आपको नीचे दिख रहा है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं, बोनस के शेयर मिलेंगे आपको। और दूसरा, इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है, थोड़ा कंसर्न मैनेजमेंट ने आज ज़रूर रेज़ किया इनके यूरोपियन बिजनेस को लेकर, या इनके ट्रैवल वर्टिकल को लेकर, जो 2024 तक सुधरेगा, तब तक थोड़ा कंसर्न रहेगा, तो स्टॉक अभी कंसोलिडेट करेगा। आईटी में ज़्यादा बेटर आउट परफॉर्मेंस और स्टॉक से आ सकती है इसके कंपैरिजन में, तो लेकिन कंपनी ठीक है, बस अब इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है और साथ साथ कंसर्न है, तो ये थोड़ा समय ले सकते हैं ठीक होने में। और व्यू फॉर 10 ईयर्स इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज एंड सेंचुरी प्लाई। आलम साहब, बेटर तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है दोनों में, अगर आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत खिंचा हुआ शेयर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस के हिसाब से। 10 साल के लिए अगर आप कोई भी स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, तो पहले स्टॉक वो ढूंढा करिए जिनमें बिजनेस सस्टेनेबल आपको दिखे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनके बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है, ये भी हैं, लेकिन और ज़्यादा क्लैरिटी हो जिनके साथ, जैसे अब टाइटन है, जैसे आप HUL है, नेस्ले है, ये लीडर्स हैं इन स्पेस में, इनको शायद हाथ ना पकड़ पाए कोई इतनी आसानी से। ये सेकंड बेस्ट में जाना चाहते हैं तो बर्जर है, पॉलीकैब है, हेवेल्स है, ये कंपनियां, इनके बिजनेस क्लियर है कि ये 10 साल में कहीं ना कहीं होंगे। बजाज ऑटो है, कैश रिच कंपनियां हैं, तो ऐसी कंपनियों को पहली प्रेफरेंस दीजिए। सुप्रीम में आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं इन दोनों में से। तो बाकी इनके नंबर्स को आपको, अगर आप जब सुप्रीम में बनते हैं, तो आपको आपका मतलब वैसे भी आपका दायित्व है कि आप बार बार अपने अर्निंग्स को चेक करते रहें इन कंपनीज़ की, लेकिन सुप्रीम में थोड़ा ज़्यादा क्लोजली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। और सेंचुरी प्लाई के लिए बेटर कंपनी अवेलेबल है, ज़्यादा आप उसमें जाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्फोसिस लॉन्ग टर्म कब बढ़ना स्टार्ट होगा? सर तो ऊपर वाले जाने कब बढ़ना स्टार्ट होगा प्रिया जी, लेकिन न्यूज़ फ्लोज अच्छे हैं इसको लेकर और नंबर्स भी अवेटेड हैं, तो बहुत बुरा नहीं होगा ये ज़रूर मैं मान सकता हूँ। बहुत अच्छा हो या ना हो वो समय ले सकता है, लेकिन बहुत बुरा अब यहाँ से शायद नहीं होगा। तो एक झटका और मैक्सिमम बड़ा कोई ले लेगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि सवाल अभी भी आ ही रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे।
आपसे अब मुलाकात होगी कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।